नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक में। और जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है इसके अंतर्गत, और जो इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है जहां से प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, इसके अलावा यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी बैचेस को आप अवेल कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के बैचेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज भी मिल जाते हैं। यदि आपको जीएस पढ़ना है तो जीएस का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, एसएससी का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, इंडिविजुअल बैचेस मिल जाएंगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह की। तो इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मुझसे डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पर आप मुझसे ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन सिंपल सा है। पदार्थ की रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या था जिन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था? ठीक है, तो इनका नाम था एडवर्ड स्वेज। ठीक है, एडवर्ड स्वेज साहब थे। इनका संबंध कहां से था? ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध था। ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध था, और इन्होंने ही, ठीक है, पदार्थ की रासायनिक संरचना के आधार पर, ठीक है, ये एक भूवैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया के, पदार्थ की रासायनिक संरचना के आधार पर इन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था। आप जानते ही होंगे 3 पार्ट होते हैं। एक तो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट, या फिर इसी को हम भूपर्पटी भी बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है मेंटल, ये बीच वाला क्या होता है? मेंटल होता है। और फिर अंदर वाला होता है कोर। ठीक है, कोर। तो ये मोटा मोटा 3 पार्ट में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्टडी करते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर, या फिर इसको हम सियाल, सीमा, नीफे बोलते हैं। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्यों बोलते हैं ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन कुछ ऐसा टफ नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। तो बस जस्ट बताने के लिए मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ये रख लिया है। तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को हमने 3 भागों में इधर पर बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारी पृथ्वी कुछ अंदर से ऐसी है ना, ये अंदर वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्रस्ट है, ठीक है, फिर ये मेंटल है, और फिर ये कोर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इनर कोर दिख रही है, आउटर कोर दिख रही है। तो मोटा मोटा 3 पार्ट में ही हम इसको स्टडी करते हैं, लेकिन अभी हम इसके कुछ सब डिवीजन भी होते हैं। जैसे कि एक होती है ऊपर वाली, मतलब अपर भूपर्पटी, फिर लोअर भूपर्पटी, है ना, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। इसी प्रकार से अपर मेंटल, लोअर मेंटल होता है। इसी प्रकार से आउटर कोर और इनर कोर भी होती है। ठीक है, तो अभी हम आगे की क्वेश्चंस में इनको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कोर का टेम्परेचर कितना है। अब यहाँ से भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पृथ्वी की जो कोर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हो गया क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, तो इस कोर का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, पृथ्वी की यदि आप क्रस्ट से कोर की ओर जाएंगे, ठीक है, तो तापमान में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। भूपर्पटी, ये भूपर्पटी है जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर यदि आप देखेंगे तो 16 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होता है भूपर्पटी का। ठीक है, एवरेज की हम बात कर रहे हैं। यदि आप, हम जहां पर हमारा इंडिया है, आपको पता होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो यहाँ का टेम्परेचर तो थोड़ा ज्यादा एवरेज देखने को मिलेगा, लेकिन हम पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 16 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं, तो केंद्र में आने पर यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। मतलब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ बच्चों, है ना, आज से करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो पृथ्वी पूरा आग का गोला थी, मतलब ऊपर से भी गर्म थी, ऊपर से भी जल रही थी। धीरे धीरे पृथ्वी का शीतलन स्टार्ट हुआ, है ना, और पृथ्वी क्या हो गई? ऊपर से ठंडी हो गई। ठीक है, तभी यहाँ पर क्या हुआ? जीवन की संभावनाएं उत्पन्न हुई, और इसी पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट। लेकिन पृथ्वी अभी अंदर से अभी भी गर्म है। ठीक है, और इसका तापमान क्या है, कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे जैसे
आप ऊपर से नीचे आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो कैसे हमें पता चला कि टेम्परेचर बढ़ रहा है? अब जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर एक आपको लेयर देखने को मिलेगी, अभी हम आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, है ना, या फिर हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल या फिर एस्थेनोस्फीयर इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर एक और मैं डायग्राम बना देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर, है ना। अब यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट जो है, ऊपरी मेंटल का ऊपर वाले भाग में ये मेंटल है, ठीक है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, ठीक है, और ये कोर है। तो ऊपरी मेंटल के ऊपरी पार्ट में यहाँ पर आपको एक पार्ट देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल। अब ये वाला जो भाग है बच्चों, ये कैसा है? अर्ध तरल अवस्था में है। कैसे है? अर्ध तरल अवस्था। अर्ध तरल अवस्था मतलब जैसे शहद होता है उस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पर क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। और यही मैग्मा क्या होता है? ज्वालामुखी के थ्रू बाहर आता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर आप देखेंगे 1000, 1200, 1300 सेंटीमीटर 1300 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अलग अलग जो लावा होता है, अम्लीय लावा अलग होता है, क्षारीय लावा अलग होता है, तो इनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि भैया ऊपर से जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे हम पृष्ठ से कोर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। कोर का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर का हमने टेम्परेचर देखा तो लगभग 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर हमें देखने को मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति मीटर गहराई पर जाने पर कितना तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने मीटर नीचे जाने पर बढ़ता है? तो लगभग 32 मीटर यदि आप नीचे जाएंगे, ठीक है, यदि आप 32 मीटर नीचे जाएंगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया कि पृथ्वी के क्रस्ट से कोर की ओर जाने पर टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, और 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो जो हमारा भूपर्पटी है या फिर क्रस्ट है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन देखने को हमें मिलती है, ठीक है। जो हमारी क्रस्ट है या फिर भूपर्पटी है, भी 3 पार्ट मैंने आपको बताए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो ये क्रस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको याद रखना है, लगभग 46.60% ऑक्सीजन आपको देखने को मिलती है क्रस्ट के अंतर्गत, है ना। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, हमारी अर्थ में ओवरऑल सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा देखने को मिलता है? तो यहाँ पर कुछ पूरी लिस्ट रखी हुई है, जैसे कि हमारे जो भूपर्पटी है या फिर क्रस्ट है, इसके निर्माण में योगदान देने वाले जो प्रमुख तत्व हैं या फिर एलिमेंट हैं, वो कौन कौन से? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक देखने को मिलता है, 46.60% ऑक्सीजन देखने को मिलती है, ठीक है। सेकंड पर है सिलिका, जो कि 27.72% देखने को मिलती है। फिर है एल्यूमिनियम, जो 8.13% देखने को मिलती है। फिर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है। इसकी ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, OCLO, ठीक है। O से ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लो से यहाँ पर लोहा, है ना, आयरन मतलब लोहा, ठीक है। तो लोहा ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो कम से कम 4-5 तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कैल्शियम है, ठीक है, और 1-2 का परसेंटेज भी पता होना चाहिए। तो ये ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, OCLO ट्रिक है, ठीक है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन, सिलिका, इनका परसेंटेज भी आपको याद रखना है। ऑक्सीजन लगभग 46%, फिर 47% के आसपास, और सिलिका जो है लगभग 27.72 या फिर 28% के आसपास देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई क्रस्ट की बात, भूपर्पटी की बात, ठीक है। यदि हम बात करें संपूर्ण पृथ्वी की, तो संपूर्ण पृथ्वी में आपको लोहा सर्वाधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। फेरस या फिर लोहा सर्वाधिक देखने को मिलता है, लगभग 35.5% के आसपास लोहा आपको देखने को मिलता है। सेकंड पर ऑक्सीजन है, लगभग 30%। फिर है सिलिकॉन, ठीक है, 15%। फिर है मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसमें भी आपको याद रखना है, ये संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है, तो इसको भी आपको याद रखना है। लोहा सी में ऐसी ट्रिक ट्रिक या फिर आप कुछ भी एक मेमोरी ट्रिक भी बना सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है या फिर ऐसा डेटा है कि अक्सर दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो कुछ ऐसा ट्रिक बना लीजिए, कोई मेमोरी ट्रिक बना लीजिए, जिससे ये लंबे समय तक आपको दिमाग में रहे या फिर याद रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किससे मिलकर पृथ्वी का बाहरी भाग क्रस्ट बना होता है, ठीक है। क्रस्ट की बात हो रही है, तो स्टार्टिंग में भी ये मैंने आपको डिस्कस कराया था। तो जो हमारा क्रस्ट है बच्चों, है ना, या फिर भूपर्पटी है, ठीक है, भूपर्पटी, ये किससे मिलकर के बनी है? ये वाला पार्ट,
ठीक है, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल और ये कोर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये किससे मिलकर के बना है? ये पार्ट बना है, इसको हम बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं इसको? हम सियाल बोलते हैं। यह सिलिका और एल्यूमिनियम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बना है, क्या है? क्रस्ट। ठीक है, अब इससे मिलकर के बना है मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही दो एलिमेंट हमें देखने को मिलेंगे, एलिमेंट तो अभी मैंने बहुत सारे आपको बताए, लेकिन मुख्यतः ज्यादातर जो एलिमेंट है सिलिका एल्यूमिनियम ही आपको देखने को मिलता है ना। सिलिका एल्यूमिनियम से मिलकर के क्रस्ट वाला पार्ट बचा हुआ है, बना हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि और कौन कौन से तत्व से कौन सी लेयर देखने को मिलती है। सिलिका मैग्नीशियम की बात करें, है ना, ये हो गई सियाल, ये हो गई सीमा, ठीक है, और ये हो गई नीफे। ठीक है, जो क्रस्ट है इसको हम बोलते हैं सियाल। ठीक है, सिलिका एल्यूमिनियम से मिलकर के बना है। जो मेंटल वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको हम बोलते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है। और नीफे, ये कोर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं नीफे, यह निकिल और फेरस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, चलो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोर को किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने डिस्कस किया नीफे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यदि आप देखेंगे, ये मैंने आपको एक मैप बनाया क्रस्ट, फिर से एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? नीफे, है ना, कोर की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि मैं एक और मैप बनाऊं इस प्रकार से, ये, ठीक है, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हमने क्या बोला? नीफे बोला, इसको हमने बोला नीफे। तो ये किससे मिलकर के बनी है? निकिल, निकिल और आयरन, आयरन से मिलकर के बनी है कोर। ठीक है, मेंटल किससे मिलकर के बना है? इसको हम बोलते हैं सीमा, है ना। तो सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से मिलकर के मेंटल बना है। और यहां पर क्या है? नीफे है ना। तो सॉरी, इसको हम बोलते हैं सियाल। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बना है क्रस्ट। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो क्रस्ट है बच्चों, या फिर ऊपरी, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ये हल्की धातुओं से मिलकर के बनी है। कैसी? हल्की धातुओं से मिलकर के बनी है पृथ्वी की ऊपरी सतह। जैसे कि सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये हल्की धातु होती है। और अंदर आप देखेंगे निकल, फेरिस, लोहा वगैरह, है ना, निकल, ये हैवी मेटल्स हैं, भारी धातुएं हैं। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि पृथ्वी के क्रस्ट से कोर की ओर जाने पर क्या घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, डेंसिटी भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, या फिर आप देखेंगे तो घनत्व भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगला है, पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर निम्न में से क्या बढ़ता है। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया, टेम्परेचर भी बढ़ता है, अभी मैंने आपको बताया, घनत्व भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बढ़ती हैं पृथ्वी के क्रस्ट से कोर की ओर जाएंगे तो आपको तापमान भी ज्यादा देखने को मिलेगा, घनत्व भी ज्यादा देखने को मिलेगा, और दाब भी या फिर प्रेशर भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता या फिर डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। अब डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, असंबद्धता क्या होती है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि जैसे जैसे आप पृथ्वी पर क्रस्ट से कोर की ओर जाते हैं तो आपको क्या घनत्व में चेंजेस देखने को मिलते हैं। घनत्व में क्या देखने को मिल रहे हैं? चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग धातुएं अलग अलग पार्ट में ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो घनत्व के चेंज होने की एक सीमा है, एक बॉर्डर है, इसको ही हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? असंबद्धता या फिर डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और मैप बनाता हूँ, जरा देखिए, इसको आप समझिए। ठीक है, ये मैंने पृथ्वी बना दी। ठीक है, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने डॉट डॉट बना दिया ये। ठीक है, अब ये डॉट डॉट क्या है इसको समझो। ठीक है, ये वाला जो हो गया इसको हम बोलेंगे अपर क्रस्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लोअर क्रस्ट, इसको हम बोलेंगे अपर मेंटल, इसको हम बोलेंगे लोअर मेंटल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अपर कोर, इसको हम बोलेंगे लोअर कोर। ठीक है, मतलब इनको भी हमने दो दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहां पर एक ट्रिक मैं लिख रहा हूं, एम के एम पी आर जी एल, एक ट्रिक है ना, के एम, सॉरी, के एम आर जी एल, आर
GL, ये एक ट्रिक है, ठीक है। इससे आपको याद रखना है कौन कौन सी असंबद्धता किसके किसके मध्य देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो आपको कोनराड असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये किस किस के मध्य हो गई, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, ऊपर वाली भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के बीच में कोनराड असंबद्धता देखने को मिलती है। असंबद्धता क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं डेंसिटी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसका अर्थ ये एक लाइन है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आ जाएगी मोहोसिविक, यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, तो मोहो या फिर मोहोसिविक इसको हम बोलते हैं। तो मोहो असंबद्धता देखने को मिलेगी, के से कॉनराड, ठीक है, एम से मोहोसिविक। फिर यहाँ पर यदि आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रेपिटी असंबद्धता, ठीक है। अब यार समझिए जो मोहो मोहो असंबद्धता ये किसके बीच में हो जाएगी, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अपर मेंटल, सॉरी लोअर मेंटल और किसके बीच में, अपर मेंटल के बीच में, ठीक है, सॉरी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, ठीक है। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसको हम मोहोसिविक असंबद्धता बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। देखिए ये मोहोसिविक असंबद्धता है, ये पूरा क्या है, क्रस्ट है, ये पूरा मेंटल है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहोसिविक असंबद्धता हो गई है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहोसिविक असंबद्धता देखने को मिलती है। फिर इसके नीचे रैपिटी असंबद्धता है, तो ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है, ठीक है। फिर जी से गुटेनवर्ग, गुटेनवर्ग असंबद्धता देखने को मिलती है। तो ये किसके बीच में हो जाएगी, लोअर मेंटल और अपर, ये क्या है, कोर, है ना, अपर कोर के मध्य में, ठीक है। यहां पर मैं इसको सही से लिख दूं, ठीक है, ये अपर कोर है, ये अपर कोर जो कि द्रव अवस्था में है, ठीक है, और ये लोअर कोर है, ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में है। तो लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में गुटेनवर्ग असंबद्धता है, तो ये जी से हो गया और ये आर से हो गया, ठीक है। और लास्ट में बची लेहमैन, इसको हम बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता, ये एल से हो गई, ठीक है। तो ये किसके बीच में हो गई, अपर मेंटल, सॉरी अपर, ये कौन सा पार्ट है, ये कोर वाला पार्ट है, यहाँ पर गलत लिख रहा हूं मैं, अपर कोर और लोअर कोर के बीच में ये आपको लेहमैन असंबद्धता देखने को मिलेगी, ठीक है। तो के एम आर जी एल, ये ट्रिक याद कर लेना, क्या है, के एम आर जी एल, ठीक है, कॉनराड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन, ये ट्रिक याद रख लेंगे तो आपको भूलेगा भी नहीं। और बस आपको ये क्या करना है, तीनों पार्ट को, क्रस्ट मेंटल कोर को दो दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, अपर कोर लोअर कोर, ठीक है। इजिली आप इसको बना पाएंगे, कॉनराड, मोहोसिविक, रेपिडी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। अब इसका आंसर देखते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट और पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में तो कोनराड असंबद्धता हमें देखने को मिलेगी। कितना इजी होगा, यदि मान लो मैं पूछ लूं कि मेंटल और कोर के बीच में कौन सी असंबद्धता देखने को मिलती है, तो देखिए ये मेंटल हो गया, ये मेंटल हो गया, ठीक है, और ये कोर वाला पार्ट हो गया। तो इसके बीच में यहां पर देख लेते हैं एरो, तो गोटेनबर्ग असंबद्धता, कुछ भी आ जाए एग्जाम में इजिली आप यहां पर बता पाएंगे, बस ये ट्रिक याद कर लीजिए, बाकी डायग्राम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। के एम आर जी एल ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये डायग्राम भी बना हुआ है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये अपर क्रस्ट है ना, यहाँ पर एक क्रस्ट हो गया, तो ये अपर क्रस्ट हो जाएगा, ये लोअर क्रस्ट हो जाएगा, कोनराड असंबद्धता, ठीक है। फिर ये मेंटल वाला पार्ट है और ये अपर मेंटल है, ये निचला मेंटल है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आप देख लीजिए, ये यहाँ पर क्या था, कोनराड, मोहोसिविक, फिर कौन सी थी, रेपिटी, है ना, यहाँ पर रेपिटी असंबद्धता होगा, के एम आर जी एल। यहाँ पर आप देखेंगे गोटेनबर्ग देखने को मिलेगी और यहाँ पर लेहमैन, ठीक है, इजी है, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग में मैग्मा चैम्बर देखने को मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का जो मेंटल वाला पार्ट है ना, यहाँ पर आपको मैग्मा चैम्बर देखने को मिलेंगे। अभी मैग्मा चैम्बर क्या है इसको जरा आप समझिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था दुर्बलता मंडल, ठीक है। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम में तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर आपको एस्थेनोस्फीयर, ये लिखा है एस्थेनोस्फीयर, या फिर इसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल या फिर दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल। अब ये दुर्बल मंडल क्या है, दुर्बलता मंडल क्या है, मैंने आपको बताया था। देखिए क्रस्ट क्या है, यहाँ पर क्रस्ट हो गया, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना ही लेता हूँ तो ज्यादा अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। ये देखिए आपको भी इसी प्रकार से डायग्राम बनाते आना चाहिए, ठीक है। ये क्रस्ट हो गया,
ठीक है, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया, 3 लेयर बना ली, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, अब एक और लाइन मैंने बनाई, ये ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर है, ये पूरा क्या है, ये पूरा मेंटल है। ठीक है, ये क्या है, पूरा मेंटल है, ये ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर को छोड़ देना है और इसके नीचे आपको बनाना है यहां पर। ठीक है, यहां पर जो ये डॉट डॉट मैं बना रहा हूं, इसको ही हम बोलते हैं बच्चों एस्थेनोस्फेयर या फिर दुर्बलता मंडल। ठीक है, अब ये क्या है, इसी एस्थेनोस्फेयर में आपको मैग्मा चैम्बर देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ की जो चट्टानें हैं ना, वो अर्ध तरल अवस्था में, यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यहाँ की चट्टानें कैसे अर्ध तरल अवस्था में, अर्ध तरल, अर्ध तरल क्या होता है, अर्ध तरल मतलब ऐसा समझो शहद के जैसे, शहद होता है ना कि बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, उसको वैसा आप समझ सकते हैं अर्ध तरल अवस्था। जैसे आप देखते होंगे मैग्मा जब ज्वालामुखी से बाहर आता है तो उसी शहद के जैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं लावा जो कि अंदर भरा हुआ है। ठीक है, मैग्मा जो कि अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो इस एस्थेनोस्फेयर में पृथ्वी के अंदर अर्ध तरल अवस्था में मैग्मा भरा हुआ है, और जैसे ही उसको कभी कोई दरार मिलती है, कोई जगह मिलती है, ठीक है, तो वहां पर वो ज्वालामुखी के थ्रू बाहर आ जाता है या फिर दरारी उद्गार के थ्रू वो बाहर आ जाता है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहां पर लावा भरा हुआ है उससे हम एस्थेनोस्फेयर या फिर दुर्बलता मंडल बोलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ये जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर है ना, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ये ऊपरी लेयर है, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। यहाँ पर देखिए लिखा है, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर या फिर इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल, इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है, और इसी स्थल मंडल को हम बोलते हैं प्लेट, है ना। आपने प्लेट टेक्टोनिक सुना होगा, है ना, प्लेट टेक्टोनिक। जो हमारी पृथ्वी है, जो भी आप महाद्वीप या फिर महासागर देखते हैं, ये अलग अलग प्लेटों पर स्थित है। जैसे कि हमारी इंडियन प्लेट भी है, जो कि आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और हिमालय का निर्माण हुआ था। उसी प्रकार से बहुत सारी प्लेट हैं, लगभग 7 बड़ी प्लेटें आपको हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं। तो इसी स्थल मंडल को प्लेट बोलते हैं। अब देखिए, ये जो स्थल मंडल वाला पार्ट है ना बच्चों, इसी दुर्बलता मंडल में मूव करता है, और यही इनको ही हम बोलते हैं प्लेटें, है ना। ये स्थल मंडल को ही प्लेट बोलते हैं, और इसी एस्थेनोस्फेयर में, इसी दुर्बलता दुर्बलता मंडल में ये प्लेटें मूव होती हैं, कुछ आपस में टकराती हैं जिनको हम अभिसरण बोलते हैं प्लेटों का, कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अभिसरण होता है, फिर एक अपसरण होता है, प्लेटें दूर जाती है तो उसको हम अपसरण बोलते हैं, और जो प्लेटें साइड से निकलती हैं, घर्षण करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं संघर्षी प्लेट किनारा। तो ये 3 प्रकार की एक्टिविटी प्लेटों के मध्य में हमें दिखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे मिलकर पृथ्वी का आंतरिक भाग कोर बना है। अभी मैंने बताया ना, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, कोर की बात हो रही तो निकिल और आयरन, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नीफे बोलते हैं इसको हम, नीफे, निकिल और फेरस या फिर निकिल और आयरन से मिलकर के। ये क्या है, सियाल, सियाल किसको बोलेंगे, इसको, ये हो गया क्रस्ट, है ना, सिलिका एल्यूमिनियम। ये क्या हो गया, सीमा, मेंटल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के क्रस्ट का घनत्व कितना है। क्रस्ट की बात हो रही है, ऊपरी वाला जो लेयर है उसकी बात हो रही है। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, इसका घनत्व है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये है क्रस्ट का घनत्व या फिर डेंसिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 5.5 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये पृथ्वी का टोटल घनत्व है। पृथ्वी का टोटल घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट का कितना है, 2.9 है, फिर लगभग 3, है ना, 3 भी आप बोल सकते हैं। ये वाला जो लिखा है इसको हम बोलते हैं मेंटल, मेंटल का घनत्व। ठीक है, यहाँ पर जो चट्टाने हैं उसका घनत्व कितना है, 2.9 से 4.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सबसे नीचे जो कोर है इसका कितना है, तो 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये पृथ्वी का हो गया, ये क्रस्ट का हो गया, ये मेंटल का हो गया और ये कोर का हो गया। तो इन सभी के घनत्व हैं, सभी के आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वी में आप क्रस्ट से मेंटल होते हुए कोर जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तापमान भी बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ती है। तो ये अलग अलग डेंसिटी है, और आप देखेंगे कोर की डेंसिटी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको हैवी मेटल या फिर भारी धातुएं देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब निकाला कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि देखिए, हमने डिस्कस किया था कि क्रस्ट के बारे में तो हमें पता है ना। तो यहाँ का कितना निकला,
2.9 है ना, इस क्रस्ट का कितना है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारी क्रस्ट का घनत्व है। अब यहाँ तो चट्टाने अवेलेबल है, सब पता है, तो इसका हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पूरी पृथ्वी का भी हमें पता है 5 पॉइंट कितना है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पृथ्वी का भी हमें घनत्व पता है और क्रस्ट का भी पता है। अब जब क्रस्ट का 2.9 है तो इतना तो हमें आइडिया हुआ कि अंदर जाने पर घनत्व बढ़ेगा। दूसरी बात, जब लावा निकला स्टेनोस्फीयर से तो उसका भी जब हमने घनत्व निकाला तो वो भी ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं हमें पता चला कि पृथ्वी के क्रस्ट से कोर की ओर जाते हैं तो भैया घनत्व भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे हमें पता चला। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट से कोर की ओर जाने पर घनत्व क्या होता है। अब भी हमने डिस्कस किया, तो घनत्व क्या होगा भैया, हमेशा बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा, ठीक है, डेंसिटी भी बढ़ेगी, और तापमान, दबाव और प्रेशर भी देख बड़ा दबाव, सॉरी, घनत्व, तापमान, घनत्व और दबाव, प्रेशर, तीनों चीजें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्रस्ट और मेंटल के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता। अब भी मैंने आपको बताया, तो क्रस्ट और मेंटल, जरा ट्रिक को याद करना, रिकॉल करना, अब भी मैंने आपको बताई थी KMRGL, क्या बोला था, KMRGL, KMRG, बस आपको ट्रिक याद करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्रस्ट और मेंटल, एक यहां पर था, ठीक है, और यहाँ पर नीचे मेंटल हो जाएगा, तो ये वाली लाइन पूछ रहा है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, तो कौन सी हो जाएगी भैया, सेकंड वाला एम। तो मोहसिविक असंबद्धता जो है ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है, तो मोह असंबद्धता यहाँ पर हो जाएगा। बस ये ट्रिक याद रखोगे ना, ट्रिक याद रख लो, ये मैप याद रख लो, ये तो हो जाएगा, कुछ नहीं है, यहाँ पर ये डॉट डॉट बना दो, ठीक है, इजिली आपको यहाँ पर बन जाएगा, कोई भी असंबद्धता पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी का घनत्व कितना है। भूपर्पटी, भूपर्पटी का क्वेश्चन आ चुका है ना, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, क्रस्ट, और यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, भूपर्पटी, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, है ना, तो 2.9 है इसका भी। इसको ऐसा समझ लीजिए कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, ठीक है, पृथ्वी का घनत्व कितना है, एक क्वेश्चन क्योंकि आ चुका है, तो इसका आंसर आप मान लीजिए 5.5, या फिर कुछ भी क्वेश्चन मान लीजिए, कुछ भी पूछ ले, मेंटल पूछ ले, कोर पूछ ले, पृथ्वी पूछ ले, क्रस्ट पूछ ले, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, फिर से बता देता हूँ। ये पृथ्वी का है, संपूर्ण पृथ्वी का है, ये किसका है, भूपर्पटी का है, क्रस्ट का है, जो कि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मेंटल का है, और ये कोर का है, ठीक है। ओवरऑल क्रस्ट से कोर की ओर जाओगे तो घनत्व में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, डेंसिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। बार बार रिपीट कर दिया है क्योंकि ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट है हमारी पृथ्वी का, है ना, क्रस्ट वगैरह, मेंटल वगैरह, यहाँ पर आपको हल्की चट्टानें देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो हल्की चट्टानों की क्या डेंसिटी भी कम है, और नीचे वाली जो कोर वाली चट्टानें हैं, यहाँ पर निकल, फेरस, आयरन, लोहा जैसी धातु हैं जो कि भारी धातुएं हैं, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है हमें डेंसिटी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बच्चों हमने 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में, हर एक एस्पेक्ट में हमने बात की है, चाहे वो घनत्व की बात हो, तापमान की बात हो, कुछ बेसिक पॉइंट हो, हर एक चीज के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये हमारा सेशन था, आई थिंक आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।